गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए, मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस करंट अफेयर्स के सेशन में, जो प्रतिदिन सुबह 7:30 पर जो है हम लेकर आते हैं सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आप लगातार हमसे जुड़िए, बेहतरीन करंट अफेयर्स होगा और आपके परीक्षा के लिए उतना ही बेहतर। इससे संबंधित इसके स्टैटिक जीके भी हम बताएंगे इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है और नेशनल टाइगर रिजर्व से जो है प्रश्न है कि भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या उससे जुड़ी हुई एक नए टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। पूछा गया है कि वो टाइगर रिजर्व कहां है जिसको बनाया जा रहा है, जिसका नाम है देवरीगढ़। तो प्रश्न को पढ़िए। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज गिवन इन द प्रिंसिपल अप्रूवल टू मेक देवरीगढ़ अ न्यू टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट इन दिस टाइगर रिजर्व लोकेटेड। कहां है यह, किस राज्य में यह टाइगर रिजर्व है? देवरीगढ़। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसको जो है कंजर्व किया गया तो गुरु घासीदास के बाद टाइगर रिजर्वों की संख्या जो बढ़कर होगी तो उसमें जो है ये हो जाएगा 55वें नंबर का टाइगर रिजर्व होगा अगर इसको मंजूरी मिली। और ये है उड़ीसा में है देवरीगढ़ उड़ीसा में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देवरीगढ़ और एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्राधिकरण एक नया टाइगर रिजर्व बनाए जाने की जो है मंजूरी दिया है, लेकिन अभी इसको केवल मंजूरी मिली है। यह बाघ संरक्षण किस राज्य में है? तो ये राज्य है उड़ीसा, जो भारत का एक तटीय पूर्वी तट पर एक राज्य है, वही है, जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ये भी याद रखिएगा, नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए हम देखते हैं कि देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व अगर बनती है, देखो अब तक 52वां हम टाइगर रिजर्व देखते हैं। एनटीसीए के आप साइट पे जाकर देख सकते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो लिखा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, इसी को बोलते हैं एनटीसीए कंजर्वेशन अथॉरिटी। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है ना। टाइगर रिजर्व ये है राजस्थान में, ये राजस्थान में 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास से बनने वाला था 53वां, लेकिन उसको पूरे तरीके से लोकेट नहीं किया गया, तो 53वां नंबर दूसरा बन गया रानीपुर, है ना। रानीपुर रानीगंज भी कहा जाता है टाइगर रिजर्व है ना। ये कहां है? उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में रामगढ़ विषधारी। तो 53 टाइगर रिजर्व अब तक हैं। अगर मंजूरी मिलती है तो 54वां टाइगर रिजर्व होगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और ये कहां है? तो ये जो है ये है छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में, ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में पहले से इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, तो छत्तीसगढ़ में। तो 52-53 और ये मिलेगा तो ये गुरु घासीदास 54वां हो जाएगा और ये 55वां हो सकता है। देवरीगढ़ जो है ये 55वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा और ये होगा उड़ीसा में, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये, तो ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा, सब लोग। शानदार प्रश्न होगा। आप देखेंगे उड़ीसा में देवरीगढ़ प्रस्तावित सुनाबेटा टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्वी सीता नदी टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। इस तरह अपने दक्षिण और दक्षिण पूर्व में अनुगुल, अठवलिक, रेखाधोल और संबलपुर के जंगलों के माध्यम से सतकोटिया टाइगर रिजर्व से भी जुड़ा हुआ है। सिमलीपाल और सतकोसिया वर्तमान में 2 टाइगर रिजर्व हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया 2 पहले से ही टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखिएगा। सतकोसिया ये तीसरा होगा, देवरीगढ़ तीसरा होगा, सतकोसिया और सिमलीपाल, सतकोसिया और सिमलीपाल 2 टाइगर रिजर्व उड़ीसा में पहले से ही है और ये बनेगा तो तीसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइगर रिजर्व के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न देखें, 5 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 5 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है 3 मार्च को। टाइपिंग एरर है ना, ये 5 मार्च को नहीं बल्कि ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ये 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है वर्ष 2023 की। इसकी थीम क्या है ना, थीम बताना है कि 3 मार्च को जो ये मनाया जाता है उसकी थीम क्या है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी इसका सही जवाब होगा। वन्य जीव संरक्षण के लिए इसकी साझेदारी, ये इसकी थीम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इसकी थीम। तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है ना। विश्व वन्य जीव दिवस, इसकी थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, सी वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी इसका थीम है। विश्व वन्य जीव दिवस पहली बार 3 मार्च 2014 को मनाया गया। पहली बार विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2014 को पहली बार मनाया गया। पहली बार मनाया गया। यह किस लिए मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जो लुप्तप्राय जीव है, जंतु है, पशु पक्षी हैं, उनको बचाने, वन्य जीव दिवस, वन्य जीवों की सुरक्षा संवर्धन, वन्य जीवों जंगली फूलों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने के लिए पहली बार 3 मार्च 1973 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित किया था। जंगली फल फूलों, जंगली जीवों के व्यापार को प्रतिबंध करने के लिए 3 मार्च 1973 को 3 मार्च 1973 को है ना विश्व वन्य दिवस एक सम्मेलन के रूप में मनाया गया था। ये बात याद रखिएगा। तीन मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया गया था 20 दिसंबर 2013 में। तो 2013 में 20 दिसंबर 2013 में इसकी घोषणा हुई। पहली बार 3 मार्च 2014 को मनाया गया और 3 मार्च 1973 को क्यों जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे कि इनको प्रतिबंधित किया जाए। वन्य जीवों के फल फूल जो भी होते हैं वन्य जीव, इनके व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए हस्ताक्षर किया था 3 मार्च 1973। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा परीक्षा के लिए। हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? पेप्सी ने। ये ब्रांड एम्बेसडर की आप लिस्ट बनाते रहिएगा, जो मैं पढ़ाते रहता हूं। तो ब्रांड एम्बेसडर जो भी बनाए जाते हैं उस पर देखिएगा। तो रणवीर सिंह इसके नए ब्रांड एम्बेसडर है। इसके पहले यश को बनाया गया था। सलमान खान भी पेप्सी का प्रचार करते हैं, लेकिन इसके नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। प्लांट बेस्ड मीट डिलीवरी अनक्रेव ने वीरदास को बनाया। अनक्रेव अभी मैंने कुछ दिन पहले बनाया था। अनक्रेव जो मीट डिलीवरी करने वाली कंपनी है, इसने क्या किया है? वीरदास को है ना अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और पेप्सी जो है उसने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें। मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5.5%।
ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 5.5% रहने का अनुमान है। याद रखिएगा, शानदार और बेहतरीन प्रश्न होगा, उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उतना ही जो है ये महत्वपूर्ण भी है। तो मूडीज ने 5.5% का अनुमान लगाया है जो 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी। पहले 5% अनुमान लगाया था, लेकिन अब बढ़ाकर 5.5% कर दिया है मूडीज, जो अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और इसका जो मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में, है ना। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। क्रेडिट रेटिंग है, 5.5% का अनुमान लगाया है, इसके पहले 5% का अनुमान लगाया था। आईएमएफ ने कितना अनुमान लगाया है? आईएमएफ ने 6.1% का अनुमान लगाया है कि 2023 में 6.1% के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी, भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ होगी। 6.1% का अनुमान लगाया है, ये भी याद रखिएगा। पहले 6.8 का अनुमान लगाया था, घटाकर 6.1 कर दिया है। तो 5.5% वर्तमान वृद्धि मूडीज के अनुसार। मूडीज की स्थापना 1909 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ना। 1909 में मूडी की स्थापना हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में से एक है। न्यूयॉर्क में मुख्यालय होने के अलावा मूडीज विभिन्न देशों में कार्यालयों के लिए फिलहाल 40 देशों में एक्टिव है। चलिए, तो ये याद रखेंगे, आप सभी लोग याद रखेंगे। हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, है ना, महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल सिंगल का खिताब किसने जीता? तो इसका जो जवाब होगा अनुपमा उपाध्याय, सही जवाब होगा। ये हरियाणा के हैं, इन्होंने आकर्षी कश्यप को हराकर, किसको हराया है? आकर्षी कश्यप को हराकर, है ना, अनुपमा उपाध्याय ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल अर्थात वुमेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया। याद रखिएगा, वुमेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया। वुमेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 2 मार्च 2023 को हरियाणा सूचना जनसंपर्क विभाग ने इसकी जानकारी दी। पुणे में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, है ना, ये था सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजन जो हुआ, सीनियर आयोजन जो हुआ पुणे में हुआ, और इस पुणे में अनुपमा उपाध्याय ने आकर्षी कश्यप को हराया। और इन्होंने, अनुपमा उपाध्याय हरियाणा की है, हरियाणा की अनुपमा उपाध्याय है, ये भी याद रखना है आपको। हरियाणा की अनुपमा उपाध्याय है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार सीनियर वर्ग में वुमेन सिंगल्स में इन्होंने जीता है। अनुपमा उपाध्याय सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन 2023 के फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप को हराकर पहली बार खिताब जीता है। ये आकर्षी कश्यप जो है, ये है छत्तीसगढ़ की है। आकर्षी कश्यप छत्तीसगढ़ की है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह ने विजेता अनुपमा उपाध्याय को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। याद रखिएगा, इनको हरियाणा सरकार, हरियाणा का जो नेशनल हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन है, इनको 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। किसने चंद्रमा पर मिशन के लिए अपने रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? क्रायोजेनिक इंजन का किसने चंद्रमा के लिए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसरो।
इसरो ने चंद्रमा पर अपने रॉकेट भेजने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का क्या किया, सफल परीक्षण किया। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है इसमें जो है लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, इतना ठंडा किया जाता है कि वह किसमें, लिक्विड में बदल जाए स्टेज पर। तो उसी के लिए ऐसा इंजन बनाया जाता है कि इसके क्या करे, इसके दबाव को झेल पाए। तो इसी को क्रायोजेनिक इंजन, क्रायो मतलब होता है बर्फ से भी ठंडा, क्रायो मतलब बर्फ से भी ठंडा। तो क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है इसरो ने, जो चंद्र मिशन के लिए, जो इसके लिए तैयार हो रहा है कि चंद्र मिशन जो भेजा जाएगा उसके लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट परीक्षण किया है। चंद्रयान किसके लिए, चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान-2 2020 में भेजा गया था, जो आंशिक रूप से फेल हो गया था, लैंडर फेल कर गया था, जबकि ऑर्बिटर जो है वो कामयाब रहा था। चंद्रयान-3 के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है ना, का परीक्षण हुआ। ये बात याद रखिएगा। चंद्रयान-1 2008 में हुआ था, चंद्रयान-1 2008 में, चंद्रयान-2 2020 में। ये तरीका ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो चंद्रमा के लिए ये भेजा गया मिशन है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और एस सोमनाथ इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, इसके निदेशक है इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये ध्यान रखिएगा। नासा अमेरिका की है, CNSA चाइना की है, और जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसियां हैं। तो चंद्रमा मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण, चंद्रयान-3 के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। बहुत ही 24 फरवरी को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में 25 सेकंड का गर्भ परीक्षण कहां किया गया, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। 24 फरवरी को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसको परीक्षण किया गया था 24 फरवरी को, है। तो याद रखिएगा सारा प्रश्न। हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB है ना, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। प्रधान महानिदेशक की नियुक्ति की बात पूछी जा रही है, तो प्रधान महानिदेशक जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं राजेश मल्होत्रा इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राजेश मल्होत्रा इसके प्रधान महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये इसका सही जवाब होगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, राजेश मल्होत्रा इसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राजेश मल्होत्रा इसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं। PIB के महानिदेशक राजेश मल्होत्रा नियुक्त किए गए हैं।
और इसके साथ ही आप देखेंगे प्रिया कुमार को दूरदर्शन न्यूज का महानिदेशक नियुक्त किया। प्रिया कुमार को दूरदर्शन न्यूज का, प्रिया कुमार को दूरदर्शन न्यूज का, दूरदर्शन न्यूज का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यह भी याद रखिएगा। अब आप जाते हैं पीआईबी के बारे में। पीआईबी की स्थापना कब हुई? पीआईबी का मुख्यालय कहां है? पीआईबी की स्थापना कब हुई? पीआईबी की स्थापना तो पीआईबी की जो स्थापना हुई थी, इसका गठन जो हुआ था 1919 में, पत्र सूचना कार्यालय, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा। उन्नीस में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का आता है ना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे? 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे किस देश के? तो आप ध्यान रखिएगा, किस देश के प्रधानमंत्री? इटली। तो इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि 8वें रायसीना डायलॉग में इटली के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य अतिथि के रूप में ये होंगे। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलानी है। इटली के प्रधानमंत्री महिला है, पीएम जियोर्जियो मेलानी है ना। जो यहां पर जियोर्जियो मेलानी इटली के प्रधानमंत्री हैं, जो 8वें रायसीना डायलॉग के लिए भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आ रही हैं। ये वहां के नए जो है प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलानी, ये ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 8वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में होगा, रायसीना में, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये जियोर्जियो मेलानी इटली है ना, इटली की राजधानी है रोम, ये ध्यान रखिए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में 2023 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जा रहा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष में एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, ये हुआ गोवा में। गोवा इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा गोवा। मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन गोवा में होगा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को जो मनाया जा रहा है ना। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इसको पढ़ के जाइएगा आप लोग एग्जाम में। गोवा ने पणजी में कदम परिवहन निगम बस स्टैंड पर, पणजी में कदम्बा परिवहन बस स्टैंड पर अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष का एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी। तो पणजी में कदम्बा है ना, कदम्बा बस स्टैंड, कदम्बा परिवहन निगम बस स्टैंड,
परिवहन निगम बस स्टैंड पर एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। ध्यान रखेंगे, आयोजन हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 मार्च तक जनता के लिए खोला गया। आगंतुकों को बाजरा के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उन्हें दैनिक उपहार के रूप में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना था, ये भी याद रखना आपको। और प्रदर्शनी का उद्घाटन गोवा के पुलिस अधीक्षक निधिन बल्सन ने किया। गोवा के पुलिस अधीक्षक निधिन बल्सन ने किया। गोवा के पुलिस अधीक्षक ने इसके उद्घाटन किया। उद्घाटन निधिन बल्सन ने किया। तो गोवा में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर प्रदर्शनी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व क्रिकेटर है ना की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, है ना। तो ध्यान रखेंगे किसका प्रतिमा स्थापित किया जाएगा? तो इनका प्रतिमा जो स्थापित किया जाएगा सचिन तेंदुलकर, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सचिन तेंदुलकर की एक आदम है ना आदम कद प्रतिमा स्थापित की जाएगी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। सचिन तेंदुलकर की आदम कद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। आदम कद पर सचिन जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उनके 50वें जन्मदिन पर 23 अप्रैल को उनके 50वें जन्मदिन पर ऐसा कहा जा रहा है कि शायद उनके 50वें जन्मदिन पर हो 23 अप्रैल को उनके 50वें जन्मदिन पर, है ना, 50वें जन्मदिन पर ऐसा हो कि इस प्रतिमा का जो उद्घाटन किया जाए, ऐसा कहा जा रहा है। 2023 इस वर्ष के अंत तक यानी विश्व कप 2023 के दौरान भी इसका अनावरण हो सकता है। तो ये संभावना है कि 13 अप्रैल को सचिन के जन्मदिन के अवसर पर हो सकता है कि इसका प्रतिमा का अनावरण हो, है ना। यह संभावना है कि इस वर्ष के अंत तक विश्व कप 2023 के दौरान भी इसका अनावरण किया जाए। तो ये जो है वानखेड़े स्टेडियम में इनका जो स्थापना किया जाएगा। 2014 में सचिन को जो है भारत रत्न दिया गया था। तेंदुलकर ने 200 टेस्ट, 463 ओडीआई, है ना, और एक T20 मुकाबला खेला है। 200 टेस्ट 463 ओडीआई, एक T20 मैच खेला है। याद रखेंगे आप लोग, एक T20 मैच खेला है इन्होंने। 34,357 रन बनाया है और 100 शतक बनाए हैं। 34,357 रन बनाए हैं और 100 शतक बनाए हैं। दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा यहां पर लगाई जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और अच्छे तरीके से इस चीज को लिख लीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।